हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और जिन कैंडिडेट एग्जाम 12 जून 2022 को होने वाला है बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए, उनके लिए ये वीडियो और इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस बुक को मैं क्यों बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ, उसके रीजन मैं बता दूँ। सबसे पहले तो ये जो बुक है संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसी तरह से इसमें संपूर्ण यहाँ पे इसका पैटर्न तैयार किया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही इसमें आपको देखिए 4 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके बारे में मेंशन किया गया है। सोल्व पेपर 4 वर्ष का। साथ ही आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस बुक को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन से स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती है। यानी कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी बिजली से, किस स्रोत से आपको जो प्राप्त बिजली होगी सबसे सस्ती होगी। ऑप्शन देख सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर नाभिक की ऊर्जा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सौर ऊर्जा पर क्लिक करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये आपको जो सबसे सस्ती है ये है आपको पवन ऊर्जा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो सबसे एक नंबर पर राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो है आपको तमिलनाडु। ठीक है, और जब आपको देश का बात किया जाएगा कौन से देश आपको पवन ऊर्जा के उत्पादन में एक नंबर पर है, तो हो जाएगा डेनमार्क। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आपको राज्य की बात किया जाएगा भारत में कि कौन सा राज्य है जो कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में एक नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है, तो है आपको तमिलनाडु। और जब आपको देश की बात किया जाएगा उस समय हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल याद होना चाहिए कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। तो ये होता है 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका एग्जैक्ट मान याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सल्फर डाइऑक्साइड की 1 मोल में क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट मुझसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और मैंने जो प्रैक्टिस सेट करवाया था साइंस के वीडियो का, तो मैंने बताया था इस सल्फर डाइऑक्साइड की जगह कोई भी गाय भैंस कुछ भी दे दे और आपको पूछा जाएगा कि 1 मोल में कितने अणु होते हैं या फिर परमाणु होते हैं, तो उसका सिंपल सा राइट आंसर वही होगा जो कि एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है। और मैंने अभी अभी बताया कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की जगह कुछ भी दिया जाता और 1 मोल में पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर आपको यही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है कि ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ताप का सबसे बुरा चालक कौन सा है। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को याद होना चाहिए। तो ताप का सबसे जो अच्छा चालक है वो है आपको चांदी। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि चांदी का संकेत क्या होता है, तो चांदी का संकेत होता है AG। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल ये बात याद होना चाहिए कि चांदी का संकेत
क्या होता है। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है आपको 47। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इस बात को भी बिल्कुल याद रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अगर आपने रेगुलर वीडियो क्लास किया होगा तो आपको ये जानकारी मालूम होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेंटीग्रेड, जैसे कि यहाँ पर सेंटीग्रेड तापमान से केल्विन में जाना है, यानी कि सी से हमको कहाँ जाना है, सेंटीग्रेड को हम लोग कैसे करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं, और केल्विन को हम लोग के से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेंटीग्रेड से हम लोग क्या करना है, केल्विन में जा रहे हैं, तो हम क्या जोड़ना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको सी से के पास जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और जब के से हम लोग सी के पास आएंगे तो माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, देखिए पहले सी आता है, इसके बाद के आता है। ठीक है, इससे हम लोग सी से अगर के में जाएंगे, यानी कि सेल्सियस हम लोग केल्विन में जाएंगे, तो हम लोग 273 ऐड करेंगे, 273 जोड़ेंगे। लेकिन अगर यही केल्विन से हम लोग सेल्सियस के पास आना है तो हम लोग 273 घटाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस ट्रिक को आजमाइए, कभी भी आपका गलती नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 723, 723, 327, 372 है, जो कि इसका राइट आंसर होगा, ये होगा 273। ठीक है, 273 सेंटीग्रेड से केल्विन जाने के लिए हम लोग जोड़ते हैं, और यही हम पूछा जाता है कि केल्विन से सेंटीग्रेड में हमको आना है, क्या करेंगे, 273 घटाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस ट्रिक को आजमाइएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ईजी है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और कल सुबह में आपको 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें आपको साइंस और जीके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और सारे क्वेश्चन रिपोर्टेड रहेंगे, और वहाँ से अगर क्वेश्चन आप हल करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे, और आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको हार्ड क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है रेलवे के एग्जाम में, या फिर और बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन आपके एग्जाम बिहार ITI में भी इसको पूछा गया है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट बता रखा है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और ज़्यादा दृष्टि दोष में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको सारी बातों को बता रखा है। तो यहाँ पूछा गया किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग, तो हम उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर यहीं दूर दृष्टि दोष में पूछा जाता है हम लोग उत्तल लेंस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, दीर्घ दृष्टि दोष वाले मनुष्य को कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो मैंने अभी बताया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नज़दीक नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि क्या, इसके बारे में पूछा गया है। ये आपको पूछा गया है दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, ये आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो जो दूर दृष्टि दोष जिनका हो जाता है उनको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ज़्यादा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, और ज़्यादा दृष्टि दोष में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और आप सभी कैडेट को ये जानकारी मालूम होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए भी बच्चे जुड़े हुए हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और ज़्यादा दृष्टि दोष में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो इन चारों पॉइंटों को आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कृत्रिम
उपग्रह का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कि कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किस में होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है टीवी प्रसारण में। तो बिल्कुल टीवी प्रसारण में भी कृत्रिम उपग्रह का उपयोग होता है। खनिज की खोज में बिल्कुल होता है, और अंतरिक्ष की खोज में होता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो बिहार ITI का एग्जाम है या फिर पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका ऐसा क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन डी पर क्लिक कर देना होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर आपको याद है तो फिर इसका राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर डी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं उपयुक्त में से सभी, तो इसका सही होने का चांस अधिक रहता है। ठीक है, हाल की मैं आपको एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि आखिरकार तुक्का आपको कैसे लगाना है बिहार ITI के एग्जाम में। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम में आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होता है वहाँ पे आप तुक्का लगाकर अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भूचाल की तीव्रता और इसका समय नापा जाता है किसके माध्यम से। तो ये आपको मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, जो कि आप सभी कैंड को मालूम होगा। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, थर्मोमीटर से आपको तापमान मापा जाता है और वोल्ट को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा लगभग कितनों दिनों में कंप्लीट हो जाता है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी सूर्य की इर्द गिर्द परिक्रमा जो करती है ये लगभग 365.5 दिनों में करती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, तो डीजल ट्रेन के द्वारा बिल्कुल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रसाकर ये भी होगा, मोटर कार ये भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है जो कि आपको बिजली पर चलती है इसके माध्यम से प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक है, इसके माध्यम से प्रदूषण नहीं होता है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किसके माध्यम से। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपको नाभिकीय सिलेंडर से प्राप्त होती है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। विद्युत मोटर, विद्युत इस्त्री, शीशा संचायक सेल द्वारा या फिर विद्युत जनित्र द्वारा। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा से संबंधित परिवर्तित से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में कि कौन सा ऊर्जा किस में परिवर्तित करता है। तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत जनित्र द्वारा। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी बताया। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ता हूँ, जो कि मेंशन किया गया है 6.022 × 10 के पावर 23 अणु परमाणु या आयनिक समूह को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसी हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो बहुत सारे कैंट यहाँ पे एवोग्राम पर क्लिक कर देंगे, बहुत सारे कैंट यहाँ पे एमयू पर क्लिक कर देंगे, जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोल। ठीक है, एक मोल बराबर होता है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मोल बराबर कितना होता है, तो एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणु या फिर अणु। ठीक है, लेकिन एवोगाड्रो संख्या भी दिया जाएगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे एवोगाड्रो संख्या नहीं दिया गया है, एवोग्राम दिया गया है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक मोल, जो कि एक मोल बराबर इतना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि तरंगे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, और जो प्रकाश होता है ये आपको अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, जो ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है और जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ होता है। लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग ये हो जाएगा प्रत्यास्थ तरंग। ये हम लोग इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंगा। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मनुष्य को
अधिकतम कितने दांत हो सकते हैं, यानी कि हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 28, 30, 34, 32। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जो मनुष्य के दांत होते हैं ये सभी के 32 होते हैं, लेकिन आपको लग सकता है कि अधिकतम की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे 34 इसका आंसर कर देते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा 34 नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 32 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी मनुष्य के जो अधिकतम दांत होते हैं ये आपको 32 होते हैं, 32 से ज़्यादा दांत नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बचपन में हम लोग जो जिसे दूध का दांत कहते हैं बचपन में, वो उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या होती है 20, जो कि बचपन में वो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है, सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो देखिए सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर हम लोग उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि सीपीयू होगा, सीपीयू हम लोग छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग छू सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये आपको एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए है क्योंकि हम लोग इसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि एक है। ठीक है, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं। सीपीयू को आप छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क को भी आप छू सकते हैं, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को नहीं छू सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा एक मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ समझने के लिए कि जिससे हम लोग छू सकते हैं, जिससे हम लोग पारी तरह से समझ सकते हैं, वो आपको, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कीबोर्ड क्या है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कीबोर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है, तो आप तुरंत बोल देंगे सर हार्डवेयर है। हार्डवेयर किस लिए है, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये हार्ड है इसलिए हम लोग नहीं इसको हार्डवेयर बोलते हैं। हमको हार्डवेयर इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्डवेयर इसलिए है क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, महसूस करते हैं। यही हम पूछेंगे कि जो कंप्यूटर में पेंट होता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर, तो उसे हम लोग सिंपली सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस लैंग्वेज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो देखिए सदिश और अदिश राशि के बारे में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन करा रखे हैं। हालांकि मैं फिर से मेंशन करता हूँ कि जो राशि में आपको दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ये बात आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सदिश राशि कौन सी है, तो सदिश राशि हो जाएगा वेग। ठीक है, धारा, आयतन और चाल ये सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको अपकंतरण सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, घड़ी में चाबी देने पर किस ऊर्जा का भंडारण होता है। यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा के बहुत सारे उदाहरण बता रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आप हमसे पहले जुड़े हुए हैं तो आपको ये जानकारी मालूम होगा। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि घड़ी में चाबी देने पर किस ऊर्जा का भंडार होता है। तो मैंने आपको बताया कि जिस वस्तु में वेग होगा, गति होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होता है, और जो स्थिर रहता है उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, घड़ी में चाबी देने पर किस ऊर्जा का भंडार होता है, ये आपको स्थितिज ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्न के अध्ययन के लिए, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, किसके अध्ययन के लिए करते हैं, पास की वस्तु देखने के लिए, छोटी वस्तु देखने के लिए, या फिर छोटी तथा पास की वस्तु देखने के लिए, या फिर दूर की वस्तु देखने के लिए। तो हम लोग जो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं कि हम लोग छोटी तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया एक और ऊर्जा परिवर्तित से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि मेंशन किया गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत जो मोटर है किसमें, किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, तो ये आपको विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रतौंधी निम्न के कारण होती है। तो मैंने आपको बताया था और आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होती है। आँख से संबंधित कोई भी बीमारी होती है वो विटामिन ए के कमी के कारण होती है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो है गाजर। ठीक है, गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। तो आपने सुना होगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ऐसे करके आपको वाक्य लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन यही मेंशन किया गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो संबंधित है किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन सी से या फिर वसा से। तो जो आपको कोलेस्ट्रॉल है ये आपको वसा संबंधित है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए विटामिन सी का जो नाम है क्या है, तो ये इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है। तो आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि तत्कालीन ऊर्जा के लिए हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, तत्कालीन का मतलब कि तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या लेना होता है, उसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और हाल की तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए ही गए हैं। ठीक है, तो किसने कहा था कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, ये आपको न्यूटन के द्वारा कहा गया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत कौन सा है, तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी तैरने और डूबने से संबंधित वर्क होते हैं, काम होते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ऋणात्मक 40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो मैंने आपको अभी रिसेंटली क्वेश्चन कराया था कि -40 डिग्री सेल्सियस ये बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक दिया गया यानी कि माइनस दिया गया है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट आप देखेंगे कि यहाँ माइनस नहीं ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब माइनस नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को ये मालूम नहीं भी होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अम्लराज के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि हमारे पेट में होता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सामान्यतः क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हरे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो ये आपको क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किसी भी पौधे का जो रंग हरा है ये किसके कारण होता है, तो ये आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया है समानता किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये आपको हरी पत्तियों में एक क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है त्वरण की SI इकाई क्या है, यानी कि त्वरण का SI यूनिट क्या है ये आपको बताना है। तो त्वरण का SI जो यूनिट है ये आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति का विषय का कौन सा नियम है। तो मैंने आपको न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में बता रखा है कि कौन सा नियम किस पर वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया के होती है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार है, तो ये आपको न्यूटन के तृतीय नियम है। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के तृतीय नियम पर कौन कौन से उदाहरण हैं। तो ये आपको रॉकेट का छोड़ना जो कि तृतीय नियम के आधार पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कौन सा एग्जाम्पल है, तो हम लोग जब भी बस में बैठते हैं तो
बर्ड झटका देती है जो कि हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ये आपको न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार है और न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ही बल्ब की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है ये F बराबर हम लोग ए में जो सूत्र देखते हैं F बराबर ए में, ये आपको न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन न्यूटन के तीनों नियमों का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सिग्मोमीटर मापता है। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग रक्तचाप मापते हैं जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, जो कि होता है 120/80, क्योंकि यहाँ से भी बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रक्तचाप कितना होता है। तो ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो देखिए मैंने कुछ महीने पहले इसी क्वेश्चन को यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाला था, ये किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट, मुझे लगता है कि 80% कैंडिडेट ने शक्ति पर क्लिक किया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ने शक्ति पर क्लिक किया था, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये आपको ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया Fe रासायनिक प्रतीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसका प्रतीक कौन सा है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि Fe रासायनिक प्रतीक किसका है, तो ये आपको लोहा का रासायनिक प्रतीक है। कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ये आपको है Cu। ठीक है, और टीन का जो प्रतीक है ये क्या है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, टीन का रासायनिक प्रतीक क्या है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है, आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वेग को 3 गुना बढ़ाना है, यानी कि 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको इस फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पे कितना गुना कर रहा है उसको देखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है फलों के रस के परीक्षण के लिए किस का उपयोग किया जाता है। तो फलों के रस के परीक्षण के लिए ये हम लोग सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस रक्त समूह के व्यक्ति के सभी रक्त समूह के रक्त स्वीकार कर सकते हैं, यानी कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति जो हैं किसी भी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जो ओ है ये किसी भी व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो ए बी है ये किसी भी व्यक्ति से खून ले सकता है। तो यहाँ पे लेने वाला बात किया गया है कौन सा व्यक्ति है, कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से रक्त समूह ले सकता है, तो वह है आपको ए बी। ठीक है, और जो ओ है ये आपको किसी भी व्यक्ति को खून दे सकता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है धोबिया सोडा का अणु सूत्र है। धोबिया सोडा यानी कि धोवन सोडा का आपको पूछा गया है। ठीक है, धोवन सोडा का जो अणु सूत्र होता है क्या होता है, ये होता है Na2CO3 × 10H2O, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। और पिछली बार जो 2021 में बिहार ITI का एग्जाम हुआ था उसमें पोटास का क्या अणुसूत्र पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे करके हर एग्जाम में आपको अणुसूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल इन पॉइंटों को याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी के जो आपको क्षैतिज है यानी कि जो ऐसे रेखाएं हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग आवर्त करते हैं। और जो आपको ऐसे हैं जो खड़े खड़े हैं इसे हम लोग वर्ग या फिर समूह कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन वर्ग। और आपको याद होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है ये आपको कितनी है, तो आवर्तों की संख्या है 7 और समूहों की संख्या है 18। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं और जो प्रकाश होती हैं ये आपको अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंग क्या है, ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि हम लोग किसे कहते हैं, जब हम लोग किसी भी
आवाज़ को बोलते हैं तो कभी भी कभी दीवार से टकरा कर वापस आ जाता है, इसे हम लोग प्रतिध्वनि करते हैं। ठीक है, और प्रतिध्वनि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये आपको 17 मीटर होती है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। साथ ही आपको याद रखना है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके कारण होता है। ये आपको ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। जब भी हम बोलते हैं किसी दीवार में टकरा कर वापस आ जाती है, उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है, किसका है मान है। ये आपको दूरी का एक माप है जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 10 के पावर 16 मीटर, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, एल्काइन का सामान्य सूत्र कितना होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ से एल्काइन पूछा गया था। एल्काइन का जो सूत्र होता है ये होता है CN H2n-2। ठीक है, और एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र ए होता है और एल्कीन का सूत्र होता है ए। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटों को मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता होती है। तो जो सबसे कोयला का अच्छा प्रतिशतता होता है वो एंथ्रासाइट कोयला है। एंथ्रासाइट आपको कोयला का सबसे अच्छा ये कोयला माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 4 बराबर होता है। तो आप सभी कैंट को मालूम होगा कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। और बहुत सारे कैंट को लगेगा सर ये मैथ का क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इसका हम लोग साइंस में भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है ये होता है NaCO3, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात का व्यापारिक नाम भी याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो जो ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग होता है ये आपको ठोस में होता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना होगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी का इनके पास सही जानकारी मिल पाए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसे ही जुड़े रहिए, बिल्कुल आपको सटीक तैयारी करवाई जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।